जय गुरु जी। जय माँ शुभ्रांगिनी। माँ शुभ्रांगिनी ब्रह्म का स्त्री स्वरूप है, काउंटर पार्ट। मेरी कल्पना है, मेरे मन मस्तिष्क में विराजमान है, मैं उनका भाग हूँ, उनका पुत्र शुभ्रांगिनेय। तुम सब बच्चे भी उनके पुत्र हो, और जिसका भी उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करके शक्ति हासिल करना है, माँ शुभ्रांगिनी उसकी आराध्या है। विद्या ददाति विनयम। मैं इसके साथ साथ एक बात हमेशा कहता हूँ, विद्या ददाति शक्तिम। शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। IAS PCS की तैयारी भी बच्चों तुम शक्ति के लिए कर रहे हो। तो एक निबंध आधुनिकीकरण पर बहुधा अलग अलग रूप में आता है, मॉडर्नाइजेशन। तो इसकी दो कंसेप्ट हैं। एक तो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, समाजशास्त्र में बहुत अहम विषय है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। और एक होता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस, आधुनिक चीज़ों का जो चली आ रही उनका। जैसे ट्रेन है आजकल है, लेकिन बुलेट ट्रेन बना देना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस। लेकिन एक परंपरा है, हम दिवाली मनाते हैं तो मिट्टी के दियों की जगह पर आधुनिक झालरें इस्तेमाल करना, मंत्रोच्चार मोबाइल के ऐप के थ्रू करना, ये आधुनिकीकरण है परंपरा का, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। एक छोटी सी स्टोरी बताऊं जो तुम्हें आधुनिकीकरण समझने में सहायक होगी। किसी अध्यापक ने कुछ बच्चों से पूछा कि निबंध लिखो कि जब गरीब से अमीर होते हैं तो कैसा लगता है। चलो तुम बताओ कि क्या लिखोगे निबंध में। बच्चे ने कहा, मैं तो गरीब ही हूं, पैदा गरीब हुआ था, आज भी गरीब हूं, मुझे मास्टर साहब कोई अनुभव नहीं है। मैंने कहा बैठ जाओ। अगले से पूछा, तुम बताओ। अगले ने कहा, मैं तो अमीर ही पैदा हुआ था, मुझे कोई अनुभव नहीं है कि गरीब से अमीर कैसे हुआ जाता है। समस्या ये है कि जब तुमसे बेटा पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण क्या है, तो तुम्हें क्या पता है कि परंपराएं थी क्या। तुम तो आज पैदा हुए हो, आज का मतलब अभी 20-25 साल के हो, 17-18 के हो, 19-20 के हो, 30-35 के हो। अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि परंपराएं थी क्या। वो परंपराएं तुम्हें कौन बताएगा। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम सीनियर सिटीजन्स का फ़र्ज़ है कि तुम्हें बताएं कि परंपराएं क्या हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन्स की एक प्रॉब्लम है कि वो परंपराओं से इस कदर चिपटे रहना चाहते हैं कि उन्हें आधुनिकीकरण का पता ही नहीं चलता है, तो वो भी नहीं बता सकते। तो मैंने जिम्मा लिया कि मैं परंपराओं से भी रूबरू हुआ हूँ, परंपराओं का पालन करता भी हूँ, परंपरागत रूप से रहता भी हूँ, और आधुनिक भी हूँ, मॉडर्न से ज़्यादा मॉडर्न हूँ। चिंतन में भी, विचारों में भी, पहनावे में भी रहा हूँ, अब नहीं करता, पहनावे में भी रहा हूँ, अत्याधुनिक, जितना मॉडर्न तुम सोच सकते हो उतना। और उस ज़माने में जब किसी को जाज, पॉप, रॉक और बेथोवन सिम्फनीज, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उन्हें लाइक नहीं करता, और बहुत सारे मेटल, हैवी मेटल, कंट्री, ये संगीत हमारे उम्र के लोग जानते भी नहीं थे। तब मैं इनमें डूबा हुआ था पूरी तरह से। तो आधुनिक से ज़्यादा आधुनिक हूँ, आज भी सुनता हूँ। बस वेशभूषा मुझे ये अच्छी लगती है। मैं तुम लोगों को मना करता हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पचड़े में ना पड़ो, सिर्फ इसलिए कि IAS PCS के लिए ये प्रेम घातक है। वरना मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं हूँ, और प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह, इवन इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिज का समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक हम लोग अपनी ही जाति में, अपने ही
जाति में विवाह करते रहेंगे, अपने गोत्र के बाहर विवाह करते रहेंगे, तब तक हम सड़े हुए ट्रेडिशनल पर्सन बने रहेंगे। जाति प्रथा कभी समाप्त नहीं हो सकती अगर अंतर जातीय विवाह नहीं होगी। मैं प्रेम विवाहों का भी समर्थक हूं, प्रेम का भी समर्थक हूं, लेकिन विवाह पूर्व यौन का समर्थक नहीं हूं, विवाह पूर्व सेक्स का समर्थक नहीं हूं। यहां पर मैं ट्रेडिशनल हूं, क्योंकि मेरे विचार से सेक्स कोई सामाजिक संस्था है ही नहीं। मेरा एक एक विचार जो मैं तुम्हें दे रहा हूं बहुत काम का है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा अपना विचार है जो मैंने अपने शोध पत्रों में लिखा है। समाजशास्त्र से मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, 11 रिसर्च पेपर सोशलॉजी के जर्नल्स में अलग अलग पब्लिश हैं। एक ज़माने से लिख रहा हूँ, 1978 से मैं लिख रहा हूँ, तुम लोगों में से बहुत से पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो मैंने एक सेंटेंस मेरा बड़ा प्रसिद्ध है मेरे विद्यार्थियों में, दैट सेक्स इज नेचुरल, लव इज साइकोलॉजिकल एंड मैरिज इज सोशल। सेक्स तो आदिम जाति का है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये तो होता ही है, ये संस्थागत नहीं हुआ है, ये तो है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। लव इज साइकोलॉजी, ये एक हमारी अंदर की क्या है, मैं इसको मुन्ना भाई के शब्दों में कहूं तो केमिकल लोचा है ये। और मैरिज सोशल है। सोशलॉजी में आपको मैरिज की परिभाषाएं मिल जाएंगी, तमाम लोगों ने दी हुई हैं, लेकिन प्रेम की परिभाषा नहीं मिलेगी। सेक्स की परिभाषा देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो लोग बिना जाने करते हैं, जिन्हें इसकी ना परिभाषा पता है न इसका डिटेल पता है, और ये तो प्रारंभ हो ही जाता है। तो मैं ये जानता हूं कि आधुनिकता का अर्थ केवल सेक्स में डूबे रहना नहीं है। यहां पर आप मुझे पारंपरिक कह सकते हैं। अब मैं एक विशेष बात आपको बता रहा हूं। आधुनिकीकरण का मतलब हमारे यहां पश्चिमीकरण है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है। पश्चिमीकरण का मतलब प्रायः अमेरिका और इंग्लैंड से लिया जाता है। हमारे यहां विदेश का मतलब अमेरिका है। एक पारंपरिक भारतीयों में विदेश यात्रा का मतलब अमेरिका है। पंजाब ने कनाडा को भी बहुत प्यार से अपनाया है। लंदन पूरा भरने के बाद अब कनाडा को अपनाया है, और बहुत सारे देशों में हम भारतीय डायस्पोरा के रूप में फैले हुए हैं, और वहां की कल्चर हमारे यहां पसरी हुई है पूरी तरह से, विचारों में, पहनावे में, रीति रिवाजों में, वगैरह वगैरह। एक्चुअली ये कल्चरल इन्फ्यूजन होता है, इंट्रूजन होता है। इंट्रूजन बलपूर्वक प्रवेश होता है, इन्फ्यूजन धीमे 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 फैलना होता है। जैसे पानी में एक बूंद रंग डालें, अभी होली पे देख लो, एक बाल्टी पानी में एक जरा सा लाल रंग का कण, क्रिस्टल होते हैं ना, रेड कलर के, जो देखने में हरे होते हैं, तो उनको अगर डाल दो तो वो धीरे 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 फैलते हैं। ये इन्फ्यूजन है। चाय की पत्ती धीरे धीरे फैलती है, इन्फ्यूजन है। कल्चर भी ऐसे ही फैलता है। इंट्रूजन होता है जबरदस्ती, बलपूर्वक प्रयोग, रंग को पानी में डाल के हिला देना अच्छे से। विदेशियों ने हमारे साथ सब कुछ किया है, इंट्रूजन भी किया है, इन्फ्यूजन भी किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, हम लोग उनके प्रति इतने आकर्षित हैं। अमेरिका ने तो कभी हमला नहीं किया हमारे ऊपर, अमेरिका कभी हमारे देश में घुसा नहीं, लेकिन हम अमेरिकन सिविलाइजेशन के प्रति इतने आकर्षित हैं कि आधुनिकीकरण का मतलब अमेरिकीकरण, पश्चिमीकरण है। एक और मजे की बात है, सभ्यता और संस्कृति के अंतर का ज्ञान उन लोगों को नहीं है जिनका विषय समाजशास्त्र नहीं है। सभ्यता बाहरी है, संस्कृति आंतरिक है। संस्कृति हृदय है, सभ्यता शरीर है। सिविलाइजेशन इज बॉडी एंड कल्चर इज आवर सोल। इसीलिए इनके बीच में एक लैग होता है, एक पिछड़ होती है, एक फेज डिफरेंस होता है। हम सिविलाइजेशन बड़ी जल्दी धारण कर लेते हैं, लेकिन हम कल्चर को जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं।
हम ऊपर से आधुनिक हो जाते हैं, नई कार खरीदते हैं, लेकिन घर आते ही उस पर नारियल फोड़ते हैं, उस पर तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं पंडित जी से, अगर खुद पढ़ना नहीं आता है, उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ये सब करते हैं। कुछ लोग उसमें फीता वीता भी लटका लेते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है, स्टैटिक के कारण उसमें आग भी लग जाती है। जो फीते नीचे लटका लेते हैं, ज़मीन से टच करते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण उनमें चिंगारी भी हो जाती है, और कई कारों में आग लगने के कारण वो फीता होता है जो नज़र बचाने के लिए रखा जाता है, नज़र पहले लग जाती है। तो ये सब काम हम करते हैं, यानी कि कार तो है सिविलाइजेशन का प्रतीक, और नारियल और ये पूजा जो है ये कल्चर का प्रतीक है, ये संस्कृति का प्रतीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको कल्चरल लैग कहते हैं, सांस्कृतिक पिछड़ कहते हैं, यानी संस्कृति पीछे पीछे चलती है। यही कारण है कि हम भारतीय इस पिछड़ में हमेशा रहते हैं। विदेशों से हम सीखते हैं, विश्व से सीखते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति छोड़ नहीं पाते, तो पिछड़ते रहते हैं, घिसटते रहते हैं। इसी को फ्रेडरिक्स ने पॉलीनॉर्मेटिविज्म कहा है, इसी समाज को प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा है, यानी कि संपार्श्वीय समाज जो प्रिज्म की भांति होती है, जिसके एक तरफ फ्यूज सोसाइटी होती है पुरानी प्राचीन, और एक तरफ डिफ्रैक्टेड होती है, हम बीच में होते हैं, ये प्रिज्म होता है। ये प्रिज्मेटिक समाज है, इसमें दोनों तरफ के नॉर्म्स होते हैं। पुराने नॉर्म्स छोड़ नहीं पाते, नए नॉर्म्स अपना नहीं पाते, हम बीच में कहीं रहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाता है। फ्रेडरिक्स इसके गुण बताते हैं 3। तो इसमें मुख्य गुण है पॉलीनॉर्मेटिविज्म, बहुमानकीयता, यानी कि इसमें कई मानक होते हैं, पुराने मानक टूट नहीं पाते, नए मानक अपना नहीं पाते, और ये बीच के दर्जे के मानक हमारे दिमाग में रहते हैं। ये एक इस तरह का मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है जिसमें एक तरफ 0 0 भरे हैं तो दूसरी तरफ 1 1 भरे हैं। इस तरफ का ये मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है। ये एक ऐसा केमिकल है, रिएक्शन है, जिसमें कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, लेकिन हर समय हाइड्रोजन भी मौजूद है, क्लोरीन भी मौजूद है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद है। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता कि सारा हाइड्रोजन और सारी क्लोरीन मिलकर पूरे ने HCl बना दिया, नहीं। हर वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्वेशंस होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। तो ये H भी हर वक्त मौजूद है, Cl भी मौजूद है, और HCl भी मौजूद है। रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड भी हो रहा है, ध्यान दीजिए। केमिकल रिएक्शन is always in a forward direction and always in a backward direction, but the speed of kinetics of forward reaction is more than speed of backward reaction, so that the reaction happens और सारी हाइड्रोजन धीरे धीरे सारी क्लोरीन से धीरे धीरे मिल जाती है, और फाइनली हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाती है। लेकिन 100% ऐसा कभी नहीं होता। ये एक ग्राफ, एसिम्प्टोटिक ग्राफ है। मैथमेटिक्स में आ जाओ, मैंने कई सब्जेक्ट टच कर ली इस बीच में। इसको कहते हैं 360 डिग्री या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये मैथमेटिक्स है कि इसमें एक हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ जो आता है नीचे यूं आता है, लेकिन नीचे की अक्ष को यानी एक्स अक्ष को टच नहीं करता कभी, तो ये एसिम्प्टोट कहलाता है। तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है, जो एक्टिविटी है, वो कभी भी 0 नहीं होती है, यानी कभी भी ये क्रिया बंद नहीं होती, इसकी गति शून्य के समान जरूर हो जाती है। ऐसे ही समाजीकरण, अब सोशियोलॉजी में आ जाओ। समाजीकरण ऐसे ही होता चलता लगातार। लेकिन ये कहो समाजीकरण शून्य हो जाता है तो नहीं होता। ये कहो कि हम पूर्ण आधुनिक हो जाए तो नहीं होता। मेरे बचपन में, जब से मुझे याद है 1960 से, 55 का जन्म है मेरा, 5 साल के बाद बच्चे को मेमोरी याद रहती है उस समय की, तो 1960 में भी मैं सुनता था अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है ना। और 1960 के बाद आज 60 साल बाद भी मैं यही सुनता हूं कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। तब भी डेवलप्ड थी, अब भी डेवलप्ड है। तो बेटे ये बताओ कि तो इसका मतलब तो तब डेवलपिंग हुई ना। अगर 60 साल बाद डेवलप्ड है तो तब डेवलपिंग हुई। यही प्रक्रिया है विश्व की चलती है। भारत अन्न का आयात करता था तब,
हमारे पास फूड ग्रेन नहीं था। हम PL 480 स्कीम के अंतर्गत लाल रंग का सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से लिया करते थे। मैंने खाई है रोटी उस गेहूं की, बदबू आती थी, यूं खींचो तो तार की तरह खींचती थी रोटी, रबर की तरह। ये हालत थी। आज हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, तरक्की हुई है। तो हम तरक्की शुदा, तरक्की पसंद तब भी थे, तरक्की पसंद अब भी हैं, तरक्की शुदा अब भी हैं, यानी विकासशील तब भी थे, विकासशील अब भी हैं। है ना अजीब बात। तो आधुनिकीकरण बेटा ऐसा ही होता है कि आधुनिकीकरण होता रहता है, होता रहता है, लगातार होता रहता है। हम नित्य नया सीखते रहते हैं। अब ये तो ही आधुनिकीकरण की बारे में बातें, परिभाषाएं और उसको समझने के लिए जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट दी। अब इसके बाद एक बात आती है कि आधुनिकीकरण के परिणाम क्या। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। कुछ लोगों को वही चीज़ अच्छी लगती है, कुछ को वही बुरी लगती है। कुछ लोगों को टेम्पोरल और, ध्यान देना, टेम्पोरल और सब्जेक्टिव ढंग से कोई चीज़ अच्छी और बुरी लगती है, कंडीशनल ढंग से कोई चीज़ अच्छी और बुरी लगती है। मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे क्लास में एक पिता पुत्री पढ़ते थे। अब तुम्हें ताज्जुब होगा पिता पुत्री एक ही क्लास में कैसे पढ़ सकते हैं। IAS की तैयारी, PCS की तैयारी के लिए पिता 43 साल की उम्र में OBC को बिलोंग करते थे, तो 43 की उम्र में PCS दे रहे थे। बेटी 10वीं क्लास पास की थी, तो हमारे यहाँ 10वीं क्लास के बाद एडमिशन दिया जाता था। पहले 3 साल का एडमिशन 3.5 साल का होता था, तो 12वीं वालों को दिया जाता था। हाँ, 12वीं में पढ़ती थी, तो बेटी ने भी एडमिशन लिया, पिता ने भी एडमिशन लिया। अब जब मैं समाजशास्त्र पढ़ाता था तो मैं कई बार सपोर्ट करता था अंतर्जातीय विवाहों को और कई चीज़ों को। ये बात सुनते सुनते वो जो लड़का था, मैं उसको लड़का ही कहूँगा, मेरे लिए तो पुत्र समान ही है, चाहे वो कितनी उम्र के क्यों ना हो, और मेरे बहुत भक्त किस्म के छात्र वो रहे थे। लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि पुत्री के सामने सर जो हैं वो अंतर जातीय विवाहों को समर्थित करें, क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल कास्ट को बिलोंग करते हैं और उस कास्ट में अंतर जातीय विवाहों के पीछे खाप पंचायतें बैठ जाती हैं। तो आखिरकार उन्होंने डिसकंटिन्यू करा दिया पुत्री को, इसीलिए कि बिगड़ ना जाए कहीं। तो समस्या ये है कि हम आधुनिकीकरण को बिगड़ना भी मानते हैं। कई बार हम ये मानते हैं कि आधुनिकीकरण का मतलब बिगड़ना भी होता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, बिगड़ना ही आधुनिकीकरण है। बहुत मजेदार बात है, ध्यान से सुनना। डेविएंस इज डेवलपमेंट, ये मेरा सेंटेंस है और निबंध में IAS में आ चुका है। डेविएंस इज डेवलपमेंट। विकास कभी हो ही नहीं सकता अगर हम विचलित ना हो, पथ छोड़कर न चलें। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है कि लीक लीक कौन चलता है, तो कपूत चलता है। कुपुत्र जो है वो बने बनाए रास्ते पे चलता है, और लीक छोड़ के वे चले साहब सिंह सपूत। जो साहब हैं, जो कि बड़े ऊंचे लोग हैं, सिंह शेर, और सपूत जो है वो लीक छोड़ के चलते हैं। रास्ता चला जा रहा है तो मेरा मन ये भटकता है कि मैं क्यों ना इधर से जाऊं, मैं यूं जाऊं, मैं ऊपर से निकल जाऊं। ये डेविएंस है, मर्टन इसको डेविएंस कहते हैं। तो ये डेविएंस ही प्रगति का प्रतीक है, यही इनोवेशन है, नवाचार है, नवोन्मेष है। अगर हम छोड़ के नहीं चलेंगे तो आविष्कार नहीं होंगे, नई चीज़ें नहीं मिलेंगी, नए प्रोडक्ट नहीं होंगे, नई नीतियां नहीं होंगी, नई बातें नहीं होंगी। तो पहली बात तो ये कि विकास के लिए हमें पथ छोड़कर चलना पड़ता है। अगर हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो आज भी हम मनु और कौटिल्य के रास्तों पर ही चल रहे होते और उसके आगे हम हटे ही ना होते। आज की डिप्लोमेसी बहुत चेंज हो चुकी है, ऐसे ही आज का विज्ञान इतना बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। तो हमें डेविएट करना पड़ता है। अब प्रश्न ये आता है कि जो विकास है, क्या वास्तव में ये समाज के लिए लाभदायक है? हाँ भी और नहीं भी। कुछ मामलों में लाभदायक है, कुछ मामलों में नहीं है। हमें भौतिक रूप से, यानी कि सभ्यतागत रूप से, इन द वे ऑफ सिविलाइजेशन, थिंकिंग ऑफ सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट इज नेसेसरी एंड इट मे बी फंक्शनल, प्रकार्यात्मक हो सकता है, बट कल्चरली इट मे बी डिटोरिएटिंग। अगर हम सांस्कृतिक रूप से सोचें तो ये डिटोरिएटिंग हो सकता है, हमारी संस्कृति का क्षरण करता है, उसको घिसता है,
उसको नीचे ले जाता है, संस्कृति का पतन होता है, ये हम सोच सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स जो हैं, उत्तराधुनिकतावाद वगैरह, सोशियोलॉजी में एक पुस्तक है, कल मैंने किसी बच्चे कमेंट में लिखा भी था, दोषी की पुस्तक है, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से बोड्रिलार्ड और जेमिसन और वगैरह 6 या 7 थिंकर्स के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। वो बताते हैं कि आज के विकास की कमियां क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, और ये क्यों दुष्प्रकार्यात्मक हो जाता है। जैसे मैं बताऊं कि पहले मैं लेख लिखता था समाचार पत्रों में, तो मेरे लेखों पर बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, ज़्यादातर अच्छी, और एक आध में आलोचना होती थी, लेकिन बड़ी संयत, क्योंकि संपादक आज की तरह नहीं थे। आजकल के संपादक ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में जो कमेंट्स होते हैं, चाहे कितनी कोई गाली गलौज करे, अपशब्द बोले, अश्लील बोले, लेकिन जितने ज़्यादा कमेंट्स उतना ही उसकी पॉपुलैरिटी। ये अनैतिकता आ गई है संपादकों में। पहले संपादक, जब संपादक के नाम पत्र जाता था और उस पर अगर हम लोग किसी लेख पर कमेंट करते थे और अगर उसमें कोई गलत भाषा का प्रयोग करें, तो संपादक उस पत्र को रद्दी की टोकरी में फेंक देते थे। कोई लेख भी होता था तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते थे। प्रिंट मीडिया में अभी भी यही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाभ के कारण, पब्लिसिटी के कारण, टीआरपी के कारण, पॉइंट मिलने के कारण, क्लिक बटोरने के कारण ये ऐसा निकृष्ट हो चुका है कि ये कुछ भी ओके कर देता है। यहाँ पर अब आप देख लीजिए, फेसबुक पर आप रोक नहीं सकते, अगर आपका पेज है, ग्रुप है, तो कमेंट्स करने से किसी को रोक नहीं सकते। जब कमेंट हो जाएगा तब आप उसके बाद उसको डिलीट कर दें, वो अलग बात है, लेकिन आप रोक नहीं सकते। वरना पहले हमारे पास आना चाहिए, मेरा लेख है, मेरा ग्रुप है, मेरा पेज है, कोई यूं ही विष्ठा करके और वहाँ मलमूत्र त्याग करके चला जाए, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये धन के लालची लोग, चाहे वो फेसबुक के मालिक हों या किसी के मालिक हों, ये सफल हैं दुनिया में इसलिए क्योंकि ये अनैतिक है, ये टोटली। तो विकास के नाम पर अनैतिकता का प्रसार हो रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सरासर मीडिया पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि ये वीडियो गलत था, जिसमें कि एक नेता ने नारे लगाने को कहा कि राहुल गांधी जिंदाबाद, तो नारे लगे मोदी मोदी, और ये सिद्ध कर दिया लल्लन टॉप ने कि ये दोनों वीडियो दिखाकर कि ये नारे गलत है, ये एडिटिंग है। लेकिन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? आफ्टर ऑल इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? प्रश्न नहीं उठता है कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं है ना? ये केवल इसलिए कि ये बिकते हैं। गलत वाला वीडियो भी वायरल होता है और फिर गलत वीडियो को सिद्ध करने वाला वीडियो भी वायरल होता है। लल्लन टॉप इसलिए प्रसिद्ध है कि वो गलत वीडियो की पड़ताल करता है, आज तक इसलिए प्रसिद्ध है कि वो उसकी पड़ताल करता है। दूसरी ओर सरकार की मक्खनबाजी करता है, इसलिए भी प्रसिद्ध है। दुधारी तलवार है, आजकल दोनों हाथों पैसा लूटा जा रहा है ना? पहले गलत वीडियो बना के वायरल करो, फिर उसको सिद्ध करो कि ये झूठा है, और फिर पैसे बटोरो। ये चल रहा है। यही कहा एग्जैक्टली पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स ने, नियो मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने, इन सब ने यही कहा है कि पूंजीवाद का बहुत बड़ा दोष ये है कि इसमें सिर्फ पूंजी है, इसके अंदर केवल मनी है। उस मनी कमाने के लिए नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है कहीं भी। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने GS 4 पेपर के लिए ये बताया है कि निजी नैतिकता क्या होती है। प्राइवेट कंपनियों की कोई नैतिकता नहीं है, केवल व्यापारी का काम, लाला का काम केवल पैसा बटोरना है। ला नाम ही है क्लियर कट कि लाओ और लाओ, यही बात होती है। केवल पैसा कमाना है, चाहे वो नैतिक तरीके से कमाया जाए या अनैतिक तरीके से कमाया जाए। और जो लोग फिलैंथ्रोपी भी करते रहे हैं, यानी कि परोपकार भी करते रहे हैं, वो भी बड़े भारी गलत तरीकों से पैसा कमा के थोड़ा अपना प्रायश्चित करने के लिए, स्वर्ग में अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए शायद करते रहे होंगे। मैं तो यही मानता हूँ कम से कम। और मैंने जब देखा कि जितने ये थिंकर्स हैं, आधुनिक थिंकर, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, जब ये भी वही बात कह रहे हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं जो बात हमेशा सोचता हूँ, युवावस्था से जब से सोचने लायक हुआ हूँ तब से जो सोचता हूँ, मेरी ही बात को इन कई नोबेल पुरस्कार विजेता लेखकों ने भी वही बातें कही हैं। मुझे अपने विचारों पर गर्व हुआ कि हाँ, मेरे विचार सही थे, गलत नहीं थे। वो सर्टिफाई हो गए कि जब इतने बड़े लोग आपका विचार सर्टिफाई कर देते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक सोचते हैं।
तो यही बात है, वो तुम्हें लिखनी है। तुम्हें यहाँ पर वही विचार मिलेगा। मेरे क्लास की एक बात फेमस थी कि मैं जो विचार देता था अगले दिन हिंदू में मिल जाता था, अगले दिन हिंदू में वो आर्टिकल के रूप में कहीं ना कहीं दिख जाता। सारे बच्चे इस बात से बहुत चमत्कार महसूस करते थे, आज सर ने अचानक एक विचार दिया है और ये देखना कल हिंदू में आ जाएगा, और आ जाता था। रीज़न है, मैं हिंदू का लेखक रहा हूँ। द हिंदू अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में, आनंद बाजार पत्रिका में और अमृत प्रभात में, ये सब जितने भी मैगजीन अखबार हैं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, जो वो है तमाम पत्रिकाएं, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया और बहुत सारी पत्रिकाएं, इनमें मैं लिखता रहा हूँ। तो मैं उसी स्तर का लेखक हूँ जिसके लेख आप पढ़ते हैं। तो अभी ईश्वर की कृपा है कि मैं पहली बार में ही लिखता और पहली बार में ही छपता रहा मेरा हमेशा। मैंने कभी फाड़ के नहीं फेंका कि मैं दोबारा लिखूँ। एक बार मैं लिखता था और फिर बिना देखे पोस्ट करता था, क्योंकि मैं सही लिखता हूँ। मैं कभी गलत नहीं लिखता कि जो करेक्शन करना पड़े। आज तक मैंने कभी करेक्शन नहीं किया कि मैं गलत लिख गया होऊंगा। एक यहाँ भी मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, सडनली एक टॉपिक आता है दिमाग में, मैं कैमरा ऑन करके सोचता हूँ कई बार कि मैं क्या बोलूँगा, ये नहीं पॉज करके सोचता हूँ। मैंने कैमरा ऑन किया और विचार खट से मेरे दिमाग में डाउनलोड होता है, आज इस टॉपिक पे बोलूँगा। तो ये क्षमता बेटा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं होगे तो फिर मेरी तरह से IAS PCS कैसे बनोगे, है ना? क्योंकि ये क्षमता मेरे में है, तभी मैं लगातार 4 बार PCS में सेलेक्ट हो पाया, 3 बार UP PCS, 1 बार MP PCS में, और IAS रैंक से रिटायर हुआ। इसके बाद मैं, इससे पहले मैं प्रोफेसर भी रहा था, और इसके बाद मैं 19 साल से पढ़ा ही रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये क्षमता विकसित करने के लिए तुम्हें मेरी तरह ही चलना पड़ेगा। तो मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ जिससे कि तुम मेरी तरह बनो, मुझसे अच्छे बनो, मुझसे बेहतर बनो। तुम भी पहली बार में ही IAS निकालो। मेरी तो उम्र नहीं थी बैठी, जब मैं बैठा, जब मैंने सोचा तो मेरी एज निकल चुकी थी। तुम पहली बार में ही IAS निकालो और जितने परीक्षाएं दो उन सब में सक्सेसफुल हो, मैं यही चाहता हूँ। तो आधुनिकता ये है, मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म है मॉडर्निटी में बिलीव करना, मॉडर्निटी है आधुनिकता, और आधुनिकतावाद है मॉडर्निज्म, और उत्तर आधुनिकतावाद है पोस्ट मॉडर्निज्म, और उत्तर आधुनिकता है पोस्ट मॉडर्निटी, यानी मॉडर्न होने के बाद की स्थिति। बाद की स्थिति हम लोग धीरे धीरे उसी में जा रहे हैं। मेरा फेसबुक पर एवरेज टाइम, उसमें एक वो है कैलकुलेट करने के लिए, फेसबुक में सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने पे आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा योर टाइम ऑन फेसबुक। तो मैं देखता हूँ कई दिनों तो मेरा टाइम 1 मिनट है, मैं केवल नोटिफिकेशन देखता हूँ, बस 1 मिनट है, और एवरेज मेरा 15 मिनट, 13 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। मैं पोस्ट करता हूँ, फिर अगले दिन मैं देखता हूँ कि उस पर कमेंट्स जिन बच्चों ने किए उनको जवाब देता हूँ या लाइक करता हूँ, बस। तो उस दिन मेरा टाइम 15-16 मिनट होता है। जिस दिन मैं पोस्ट करता हूँ 1 मिनट होता है। मैं जो भी लिखता हूँ 1 मिनट में लिख के पोस्ट करके छुट्टी कर देता हूँ। सोशल मीडिया के प्रति धीरे धीरे तुम्हारा भी आकर्षण कम होगा, धीरे, ये गारंटेड है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म में आएगा। हम आधुनिकता से उबने वाले हैं। ये बात पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स ने नहीं कही, वो मैं कहने वाला हूँ। धीरे धीरे तुम इंटरनेट शॉपिंग से उबने वाले हो। मैंने शॉपिंग वेबसाइट्स डिलीट कर दी हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। मन ही नहीं कर रहा है आजकल कुछ भी शॉपिंग करने का। एसेंशियल चीज़ें, ग्रोसरी वोसरी की, जो मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, मंगा लेता हूँ, लेकिन अब कुछ लगता ही नहीं है कुछ मंगाया जाए। धीरे धीरे वितृष्णा पैदा हो जाएगी, आप डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, आपको फेक बुक से चिढ़ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सारे व्यक्तित्व तो आपको लगेंगे कि झूठे हैं, मेरे नहीं हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ी की है, जो सच्चे बच्चे हैं मेरे, तुम लोग। तुम्हारे बीच में हाँ कभी कभी एक आध मुंह उठा कोई घुस आता है, जैसे कि कोई अच्छी भली जगह हो, कथा हो रही हो, कुछ भी हो, तो बीच बीच में कुछ मुंह उठा के श्वान घुस आते हैं, भौंकने लगते हैं आके। ऐसे एक आध लोग घुस आते हैं कभी कभी, तो उनको क्या करते हैं, बाकी सारे लोग दुत्कार के भगा देते हैं। श्वान बहुत घूमते हैं इन पे। ये जितने भी फेसबुक और ये सब यूट्यूब है, इनमें ये श्वानों का अड्डा है, हेटर्स, ट्रॉल्स, इनका अड्डा है, क्योंकि इनको अपनी भड़ास निकालने को कोई मिलता नहीं है। क्योंकि अगर सचमुच में ही किसी से कुछ बोलेंगे तो वो इनका मुंह फोड़ देगा। मुंह फोड़ना ही है सीधे सीधे, कौन छोड़ देगा? अगर ये किसी को सीधे सीधे आमने सामने गाली देंगे तो कोई इन्हें छोड़ेगा, है ना? इनका सर फोड़ देगा। तो ये डरपोक लोग हैं, एक्चुअली ये कायर हैं।
ये छुप के जो है दूसरों को गालियां देने के लिए इन जगहों पर आते हैं। ये एक पोस्ट मॉडर्निटी का एक नमूना है, निशानी है, जिसको थिंकर्स ने कहा है कि ये हेट फैलाने वाला समाज है। ये लोग हेट फैलाते हैं, देशों के बीच में दुश्मनी करा दें ये लोग जो है राजनीति के पासे पलटने की कोशिश करते हैं, जबकि इनकी आईडी फेक होती है। मैंने बड़ी मुश्किल से और बड़े ही मेहनत से इतने साल से बहुत सारे ऐसे लोग बाहर कर पाए हैं, ब्लॉक कर पाए हैं, कभी कभी मुंह उठा के आ जाते हैं थोड़े बहुत। तो ये तुम बच्चों को मैंने इकट्ठा किया है, जिनको मैं पुत्र पुत्री के समान मानता हूं, जो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं और रिएक्ट करते हैं, बताते हैं कि जीवन में इससे उन्हें लाभ हो रहा है। तुम सच्चे लोग हो। कारण यह है कि तुम झूठों को समझ गए हो, मक्कारों को समझ गए हो। तुम झूठे और मक्कारों के चक्कर में आने वाले नहीं हो। जीवन तुम्हारा बन रहा है और बहुत अच्छा बनेगा। जीवन बनने का अर्थ केवल आईएएस पीसीएस बनना नहीं है। जीवन बनने का अर्थ है तुम जीवन को समझ जाओगे, तुम बेटा जो भी बनोगे वो सर्वोत्तम बनोगे। ये मेरी दुआ भी है और माँ शुभ्रांगिनी से प्रार्थना भी है कि तुम ऐसे ही बनो, ऐसे ही विचार विकसित करो। एट रैंडम और एक्सटेम्पोर जो भी तुम्हें बोलने का विषय मिले वो तुम बोल सको, ये मेरी दुआ है। तो तुम जरूर अपने लक्ष्य में सफल होगे। गॉड ब्लेस यू।